स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। और इसमें हम पढ़ रहे हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। माय नेम इज सुशीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के आधार क्या क्या हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के आधार मुख्य रूप से 4 हैं: प्रतीकात्मक आधार, कर्म का आधार, गुण का आधार और रंग का आधार। इसमें सबसे पहले है प्रतीकात्मक आधार, जिसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित विवरण स्वीकार किया गया है। इसमें अंगों की स्थिति के आधार पर वर्णों की व्याख्या की गई है और इसी प्रकार एक प्रकार का श्रम विभाजन सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दर्शाया गया है। दूसरा आधार है कर्म का आधार। इसके अनुसार पहले ब्राह्मण वर्ण था। जब उसके द्वारा कर्म का विधिवत संचालन न हो सका तो क्षत्रिय वर्ण की रचना की गई। इसके बाद वैश्य और अंत में शूद्र वर्ण की भी उत्पत्ति हुई। ये वैदिक युग के मत के पर आधारित थे, जिसमें ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य राज्य व्यवस्था का संचालन, वैश्य का कार्य आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति और शूद्र का कार्य समाज सेवा मानकर चारों वर्णों का विभाजन उनके कर्म के आधार पर किया गया है। तीसरा आधार है गुण का आधार। इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। दर्शन में ज्ञान सतोगुण का, राग और द्वेष रजोगुण का और अज्ञान तमोगुण का प्रतीक माना गया है और इन्हीं के आधार पर ब्राह्मण को सतोगुण वाला, क्षत्रिय को रजोगुण वाला और वैश्य को रजो और तमोगुण मिश्रित और शूद्र को तमोगुण प्रधान बताया गया है। चौथा है रंग के आधार पर। इसमें ब्राह्मण श्वेत रंग वाले, क्षत्रिय लाल रंग वाले, वैश्य पीले रंग वाले और शूद्रों का काला रंग माना गया है। इसका आधार ये रहा होगा कि श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, जिसे ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया। लाल रंग क्रोध और भोग आनंद का प्रतीक है, जो क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त किया गया। पीला रंग तमो मिश्रित रजोगुण विशिष्ट वैश्यों के लिए और काला रंग तमो प्रधान शूद्रों का बताया गया है। वर्णों की उत्पत्ति देखने के बाद यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि वर्णों की उत्पत्ति का आधार था क्या। वैसे देखा जाए तो वैदिक काल में समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और समाज को बहुत ही नियमित और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए ये ज़रूरी था कि उस समय की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, ज़रूरतें थी, उनका अध्ययन किया जाए। लेकिन तत्कालीन समाज के कुछ महत्वपूर्ण 4 आवश्यकताएं हमें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। एक तो बौद्धिक कार्यों की पूर्ति होनी चाहिए, दूसरा है समाज की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तीसरा है आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति होनी चाहिए और चौथा सेवा। समाज में संतुलन को बनाए रखने के लिए उस समय 4 वर्ण निश्चित कर दिए गए थे, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण समान रूप से हो सके। जैसे ब्राह्मण अपने ज्ञान से समाज की सेवा और बदले में आदर प्राप्त करता था, क्षत्रिय समाज की रक्षा करके बदले में शासन का भार अपने ऊपर लेता था, वैश्य अन्न आदि के माध्यम से उसे उत्पन्न करता था अन्न को और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और बदले में धन प्राप्त करता था। शूद्र सभी की सेवा करके बदले में जीवन की जो आवश्यकता पूर्ति करता था। इस विभाजन से सभी शक्तियों का वितरण समान रूप से हो गया था और सामाजिक व्यवस्था भी समान रूप से चलती थी। वर्ण व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण आधार भी थे, जैसे जन्म और कर्म। प्राचीन वर्ण व्यवस्था पर विचार करने के बाद ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित ही है कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। क्या यह जन्म पर आधारित थे या कर्म के अनुसार इनका विभाजन किया गया था। वैसे जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है, लेकिन कुछ लोग सदस्यता का आधार जन्म को नहीं मानते, कर्म को मानते हैं। वर्णों के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें जैसे जी.एस. घुरिये हैं, राधाकृष्णन है और के.एम. पडनेकर है। कर्म को वर्ण का आधार मानने के पक्ष में उनके अनुसार भारत में प्रारंभ में 2 वर्ण हुआ करते थे, एक तो आर्य और दूसरा दास। आर्य भारत में विजेता के रूप में आए और उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ समझा और यहाँ के मूल निवासियों को निम्न समझा। इसी प्रकार स्वयं को द्विज और द्रविड़ों को दस्यु कहा।
कालांतर में जब आर्यों की संख्या में वृद्धि हुई और उनके कर्म में भी भिन्नता आ गई तो द्विज वर्ण गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों में विभाजित हो गया। वैसे प्रारंभ में इन वर्णों के मध्य विवाह संबंध, सामाजिक संबंध, खान पान, इन सभी के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं थे। इस प्रकार द्विज वर्ण ही अनेक समूहों में विभाजित हो गया और ये कर्म के आधार पर अपने को दूसरे से पृथक करने लगे और इसी तरीके से वर्ण का आधार कर्म हो गया। राधा कृष्णन ने कहा कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। महाभारत और इसके पूर्व के समय की घटनाओं के अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि उस समय कर्म के अनुसार व्यक्ति को उच्च और निम्न स्थिति प्राप्त थी। स्मृति में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते। इसका अर्थ यह है कि जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, लेकिन वह अपने संस्कार या अपने कर्मों से शूद्र होकर ब्राह्मण की प्रतिष्ठा को भी प्राप्त कर सकता है। इसके संबंध में के.एम. पर्णिकर ने कहा कि वर्णों का आधार कर्म है। उन्होंने कहा कि यदि जन्म ही वर्ण व्यवस्था का आधार होता तो विभिन्न वर्णों के पेशों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं था। इसीलिए प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर इस बात की पुष्टि होती है कि निम्न स्थिति वाले लोग भी उच्च वर्ण के व्यवसाय को अपना सकते थे। इस प्रकार पर्णिकर कर्म को ही वर्ण व्यवस्था का आधार मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जैसे वी.के. चटर्जी जन्म को वर्ण का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि यदि किसी मनुष्य का वर्ण कर्म पर ही आधारित होता तो द्रोणाचार्य जैसा वीर क्षत्रिय कहलाता, क्योंकि उनका व्यवसाय युद्ध करना था, लेकिन जन्म के कारण ही वे ब्राह्मण कहलाते थे। अश्वत्थामा ब्राह्मण के गुण न होते हुए भी वे ब्राह्मण थे, जबकि कर्म से वे क्षत्रिय थे। युधिष्ठिर क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसे धीर विनम्र थे। महात्मा गांधी वर्ण का निर्धारण वंशानुक्रमण के आधार पर मानते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे जो कि स्पष्ट करते हैं कि वर्ण जन्म से निर्धारित होते हैं या कर्म से, लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वानों ने कहा कि प्रारंभ में गुण कर्म के अनुसार वर्ण निश्चित किए जाते थे। जैसा कि गीता के एक वाक्य है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर थी और बाद में जब व्यवसाय को महत्व मिलने लगा तो इसमें कुछ परिवर्तन भी आने लगे। वर्ण व्यवस्था के जन्मना और कर्मणा के विवाद के बाद ये देखने का प्रयास किया जा सकता है कि अलग अलग वर्णों के क्या कर्तव्य थे। तो वर्णों के कर्तव्य अब हमें यहाँ पे देखने हैं कि कौन कौन से थे। वैदिक काल विभिन्न स्मृतियों, पुराणों और महाभारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। सभी वर्ण अपने अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करके सामाजिक वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते थे और सामाजिक स्तरीकरण को एक दृढ़ रूप प्रदान करते थे। ब्राह्मणों के कर्तव्य यदि हम देखें तो अध्ययन अध्यापन का कार्य करना, यज्ञ करना या करवाना, दान देना या लेना, ये थे। मनुस्मृति में कहा गया है कि वेदों का अनुशीलन या अभ्यास करना, तप, अध्ययन अध्यापन एवं यज्ञ की व्यवस्था करना ब्राह्मणों के परम धर्म है। ब्राह्मणों को सतोगुण युक्त बताया है, इसी कारण उनके स्वभाव के विषय में भी मनुस्मृति में कहा गया है कि उसे शांत सरल स्वभाव का, धर्म के प्रति निष्ठावान और पवित्रता का भाव रखने वाला होना चाहिए। साथ में उसे आज्ञा दी गई कि आपत्ति के समय क्षत्रिय धर्म से वह अपनी आजीविका कमा सकता है। क्षत्रियों के भी कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। क्षत्रियों का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, विषय भोग से दूर रहना, दान देना, अध्ययन करना, अपनी शक्ति का उपयोग करना। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से लौट आते हैं उसकी क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रशंसा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रजा में भी अपने धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न करना और उसे अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त करना है। या फिर प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति न रखना मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय के प्रमुख धर्म हैं। गीता में क्षत्रियों के कुछ अलग धर्म बताए गए हैं, जैसे कि शूरवीरता का धर्म, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में भाग लेना, दान देना, निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना क्षत्रियों के स्वाभाविक धर्म है और इन सभी में वीरता को महत्व दिया गया है। वेश्यों का कार्य व्यापार, पशुपालन और कृषि माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पशुओं की रक्षा करना, दान देना, कृषि करना उनके मुख्य कार्य हैं। शुक्राचार्य ने कहा
कि उन लोगों को वैश्य कहा गया है जो क्रय और विक्रय करने में कुशल है। व्यापार ही जिनका जीवन है, जो पृथ्वी पर पशुओं की रक्षा करते हैं और कृषि कार्य में लगे रहते हैं। वेद, महाभारत और गीता सभी के अनुसार अध्ययन करना, दान देना, उद्योग में रत रहना आदि वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं। क्योंकि वैश्यों की उत्पत्ति ऋग्वेद में उदर से या जंघाओं से बताई गई है, इसलिए वे समाज की उदर पूर्ति के लिए व्यापार, पशुपालन और उद्योग आदि का कार्य करते हैं और यही उनके महत्वपूर्ण कर्तव्य माने गए हैं। अंत में आता है चतुर्थ वर्ण, शूद्रों के कर्तव्य। शूद्रों की उत्पत्ति ऋग्वेद में के अनुसार विराट पुरुष के पैरों से हुई है और इसी के आधार पर शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रों का एकमात्र कर्तव्य अपने से उच्च तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव से सेवा करना है। सभी ने शूद्रों का कार्य बिना ईर्ष्या भाव के तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया है। उनके लिए अध्ययन करना, अन्य वर्णों के व्यवसाय को अपनाना वर्जित बताया गया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य वर्णों का भी दायित्व है कि वो शूद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करें। तो इन सभी वर्णों के कर्तव्यों से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो गुण और कर्म ही था। उपनिषद, महाभारत, स्मृति, गीता आदि में भी कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाज के ऐसे कार्यात्मक विभाजन का रूप थी जो सभी के वर्ण के लोगों को अपना दायित्व समुचित ढंग से निभाने के लिए प्रेरणा देती थी। तो इस व्यवस्था ने व्यक्तियों को अपने अपने दायित्वों को पाने की भी प्रेरणा दी है। ये थे वर्ण व्यवस्था के वर्णों के महत्वपूर्ण कर्तव्य। इसके बाद है वर्ण व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्ण व्यवस्था की महत्वपूर्ण 8 विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी होंगी। जैसे कि पहली विशेषता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब वर्णों के कर्तव्य मैंने अभी आपको बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था वर्ण गुण और कर्म पर आधारित एक प्रकार का स्तरीकरण था। स्तरीकरण यानी कि अनेक स्तरों में विभाजित होना, उच्चता या निम्नता के क्रम में विभाजित होना। दूसरा है श्रम विभाजन पर आधारित स्तरीकरण। तीसरी विशेषता है शक्ति और अधिकारों का निश्चित संचरण होना। चौथी विशेषता है आध्यात्मिकता पर बहुत अधिक इसमें बल दिया गया है। श्रम विभाजन की 5वीं विशेषता है कि यह श्रम विभाजन वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन और विशेषीकरण को भी उत्पन्न करती है या इस पर बल देती है। वर्ण व्यवस्था गुणात्मक प्रेरणा प्रदान करती है लोगों में और यह पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर बल देती है और परंपरागत व्यवसायों का भी निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की महत्वपूर्ण 8 विशेषताएं हैं। वर्ण व्यवस्था का कुछ समाजशास्त्रीय महत्व भी है और वो क्या हो सकता है। वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व की यदि हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था चारों वर्णों को अपने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही यह समाज में सामाजिक स्तरीकरण भी करती है और सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर ही समाज का कार्यात्मक विभाजन करती है। वर्ण व्यवस्था के मुख्य रूप से 5 समाजशास्त्रीय महत्व कहे जा सकते हैं या माने जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है श्रम विभाजन की व्यवस्था करना। वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रारंभ से ही मिलने लग जाता है और वो व्यक्ति व्यवसायिक कुशलता उसके अंदर आ जाती है और वो अपनी आजीविका की समस्या में नहीं रहता है। दूसरी विशेषता है समानता की भावना का विकास होना। वर्ण व्यवस्था के कारण सामाजिक दृष्टि से समान महत्व दिया जाता है, इससे समाज एक आदर्श व्यवस्था विद्वान होती है। तीसरा है रक्त की पवित्रता। वर्ण व्यवस्था के द्वारा सभी वर्णों को अपनी अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है और इसी प्रकार हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बिना किसी बाधा के हस्तांतरित होती रहती हैं। चौथी विशेषता है कर्तव्य पालन की भावना। वर्ण व्यवस्था में सभी वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहे। उसका परिणाम ये रहा कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पालन करता रहा और मानवीय मूल्यों व लक्ष्यों को महत्व देता रहा है। गतिशीलता 5वीं और अंतिम विशेषता है। वर्ण व्यवस्था के द्वारा व्यक्तियों में श्रम का विभाजन तो अवश्य होता ही है, किंतु इसके अंतर्गत व्यक्तियों को अपने सामाजिक स्थिति बदलने की छूट भी मिलती है।
क्योंकि गुण और कर्म को विशेष महत्व इसमें दिया जाता है। इसी से बहुत से व्यक्तियों ने एक वर्ण में जन्म लेने के बाद भी अपने गुण और कर्म के आधार पर दूसरे वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर ली है और इस प्रकृति के कारण ही समाज का संगठन बना रह सका है और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। वर्ण व्यवस्था से सामाजिक संघर्षों में भी छुटकारा हो पाया है, क्योंकि सभी लोगों के कर्तव्य समाज में निर्धारित कर दिए गए हैं। श्रम विभाजन विशेषीकरण कर दिया गया है, जिससे लोगों को अपने कर्तव्य पता होते हैं और वे अपने अधिकार क्षेत्र के कार्यों को ही करने में लिप्त होते हैं और किसी प्रकार का सामाजिक संघर्ष नहीं होता है।